ऑल राइट गाइस, द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और पिछली बार की तरह हम भी इस बार भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स का हम एनालिसिस करेंगे। और आज की जो क्लास है इसमें बेसिकली हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर जून 2006 में जो पेपर आया था उसका एनालिसिस करेंगे, उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इस बारीकियों को समझेंगे कि इस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। कुछ लोगों का ये पूछना है कि सर आप इतने पहले के क्वेश्चन को क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन के जो भी पेपर हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर ले लें, जो उनका स्टैंडर्ड है वो अप टू द मार्क है। और आपके सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं विद प्रूफ चीज़ों को आपके सामने रखूँगा ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन पेपर यूजीसी ने जून 2023 में कंडक्ट किया था। लेट मी राइट डाउन। ये जो क्वेश्चन पेपर है जून 2023 में जो पेपर एनटीए ने कंडक्ट किया था। अब तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी एनटीए है, तो इसके शिफ्ट वन की बात करें अगर हम, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 एनटीए नेट जून 2023 का पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर जो 44 था उसमें ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बेसिकली लूसियन पाई से है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक राजनीतिक विकास के संकट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सेम क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को आप देखेंगे अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के 2006 के जो पेपर हैं, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पेपर रिपीट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जामिनर आपको सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो ऐसे नहीं आपको जो है आपके सामने रख देगा। उसमें क्या कि वो शब्दों का हेर फेर करेगा, जो शब्दावलियाँ हैं उसकी उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ा बहुत ला देगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का जो नेचर है, जो उसकी सोल है क्वेश्चन की, वो सेम होगी। आपको समझना होगा कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप देखिए पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डेविड ईस्टन और एमन पावेल से आप देखिए पब्लिक एड से हमेशा क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में रहे हैं। स्पेशली पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहे हैं। लास्ट टाइम में डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो का जो कॉन्सेप्ट था, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑर्गेन्स्की के से क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 सेम क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लूसियन पाई द क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 44 को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरू से डिस्कस करेंगे चीज़ों को, इस पेपर को शुरू से एनालाइज करेंगे। तो पेपर रिपीट होते हैं और हर एक पेपर का अपना एक रिलेवेंस है, उसकी अपनी एक यूटिलिटी है और उसको समझने की कोशिश, आप समझने की कोशिश करें, उसको सॉल्व करें, उससे आप कुछ नया सीखेंगे। और अभी जब मैं लेक्चर को एक्सप्लेन, जब इस सेशन को मैं कंडक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी किताबों में पढ़ी होंगी। मैं एक रिसर्च करने के बाद एक अच्छा खासा 1-2 दिन का टाइम मैं लेता हूँ इसको पेपर को प्रॉपर स्टडी करने के लिए। जो आंसर है उसको मैं क्रॉस स्टडी करता हूँ, उसके बाद जो है मैं लेक्चर उसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 2006 जून 2006 के पेपर से जो इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन इसमें है, in his concept of ideal state, Plato employs the term appetite, which refers to। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, यानी जो आदर्श राज्य का उनका विचार है, उसमें वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बुभुक्षा या एपिटाइट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, या इसको क्षुधा भी कह सकते हैं हिंदी में, या भूख कह सकते हैं। तो ये एपिटाइट वर्ड किसके लिए प्लेटो ने इस्तेमाल किया है, बेसिकली इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है। तो आप जानते हैं कि अरिस्टोटल ने मानव आत्मा को के 3 एलिमेंट्स, 3 गुण बताए हैं। कौन कौन से हैं वो है करेज, वो है विजडम, वो है करेज और एपिटाइट। ओके,
3 एलिमेंट्स हैं। तो एपिटाइट ये जो वर्ड है, इसको इन्होंने जो है जो प्रोड्यूसिंग क्लास है, जो उत्पादक वर्ग है, उसके लिए इस्तेमाल किया है। तो आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पकार। तो यहाँ पे जो शिल्पकार है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आर्टिजन वो सही हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन को कोशिश की कि मैं इसको बाइलिंगुअल रखूँ ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट इज द कंट्रीब्यूशन। हम जानते हैं पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि प्लेटो जो है वो आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं, और जबकि अरिस्टोटल जो है प्रैक्टिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे आप देखें आपको 2 लिस्ट प्रोवाइड की गई है। एक पे कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, और दूसरी तरफ कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं। यहाँ को एक सूची, जो पहली सूची है लिस्ट 1 है, उसमें कुछ आपको डॉक्ट्रिन्स दिए गए हैं और दूसरे में जो है आपको कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, और इसको आपको मैच करना है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, इसको किसने दिया था? इसको दिया था मैकियावली ने। मैकियावली ने क्या किया था? मैकियावली ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से, रिलीजन एंड मोरालिटी, इससे क्या कर दिया था? सेपरेट कर दिया था। और उसकी जो पॉलिटिक्स है वो सेक्युलर पॉलिटिक्स है। उस पर हम देखते हैं कि धर्म और चर्च का कोई प्रभाव नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंट आप देखते हैं, लॉक की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आउटकम ये है कि जो स्टेट है वो लोगों की सहमति पर आधारित होना चाहिए, और वो लिमिटेड गवर्नमेंट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। और हॉब्स जो है व्यक्तिवादी विचारक हैं, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म, आप देखें कि उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है वो राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन है। सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी इसको हिंदी में हम आत्मरक्षण कहते हैं। सुरक्षा के लिए ही सारी चीज़ें, मतलब सारी एक्टिविटीज़, सारी घटनाएं उनके, जिनके जो उनके ओवरऑल जो उनके सिद्धांत का जो विकास होता है ये आत्मरक्षा के लिए ही होता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडम, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये रूसो का। और रूसो के कॉन्सेप्ट में जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रीडम, उसमें एक क्वेश्चन और बनता है, पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम। पैराडॉक्स का मतलब क्या? विरोधाभास। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो हम क्या है कि रूसो की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनके राजनीतिक दर्शन में हम क्या देखते हैं? एक विरोधाभास देखते हैं। वो विरोधाभास क्या है? वो विरोधाभास ये है कि अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो लिखते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन द चेन। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। तो एक तरफ क्या कि वो व्यक्ति की लिबर्टी की वकालत करते हैं, उसकी एडवोकेसी करते हैं, लेकिन जब वो अपने जनरल विल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो उनके समान इच्छा का सिद्धांत है, जो उसको की बात करते हैं वो, तो आखिरी में वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मतलब उसको फोर्स किया जा सकता है किसके लिए? टू बी फ्री। स्वतंत्र होने के लिए उसको जो है बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या है कि ए को हमने किस मैच किया है? ए को हमने मैच कर दिया है थर्ड से, और बी को हमने मैच कर दिया है, सॉरी डी को मैच कर दिया है सेकंड से, ए को थर्ड से एंड डी को सेकंड से। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली। मतलब यहाँ कुछ चीज़ें दी गई है, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए, इसको आपको मैच करना है, देखना है कि इसमें से कौन से कॉन्सेप्ट सही है, कौन से गलत है। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट सही है, बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे गलत है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म, इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार, ये अंबेडकर ने नहीं दिया है। अगर अंबेडकर ने नहीं दिया है तो फिर इस सिद्धांत को, इस विचार को किसने दिया है? इसको दिया है औरबिंदो ने, सर अरविंदो घोष ने। औरबिंदो घोष ने जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है कि हु ऑथर्ड टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट को किसने लिखा है? तो वेरी वेरी सुपर इजी क्वेश्चन है ये। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है लॉक ने।
और ये फिर अगेन आप देखें यहाँ पे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन अबाउट जस्टिस बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस विचारक का जो न्याय सिद्धांत है, किस लेखक ने न्याय सिद्धांत में समझौतावाद या समझौते का प्रयोग किया। तो हम जानते हैं कि रॉल्स ने अपनी बुक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस को, जिसको एक शॉर्ट में एटीजे बोलते हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बुक 1971 में पब्लिश हुई थी। और इसमें ये समझौता सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इनकी फिलॉसफी में, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं। जैसे प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं हॉसलॉक और रूसो, ऐसे जो है रॉल्स बात करते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस के बारे में। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में अपने न्याय के सिद्धांत में जो है समझौता सिद्धांत के बारे में बात की है। हालांकि रॉबर्ट नॉजिक जो हैं उनकी भी पॉलिटिकल फिलॉसफी में उनका जो थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट है, जो हकदारी का सिद्धांत है, न्याय का अधिकारिकता सिद्धांत, उसमें भी वो बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्या करना है कि आपको जो सबसे सटीक आंसर है, जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, आपको चूज करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, जॉन रॉल्स हो जाएंगे। उन्होंने समझौतावाद का प्रयोग किया है अपनी फिलॉसफी में, अपने न्याय के सिद्धांत में। और अगेन आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं, इसको आपको मैच करना है। ये देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे सही हैं बस, लेकिन ऑप्शन जो डी है वो इनकरेक्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म है, नौ, जिसको हिंदी में नव मानववाद के बारे में बात करते हैं, नव मानववाद। तो नव मानववाद का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो भारतीय एक विचारक हैं। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिनका नाम है एम एन रॉय। उन्होंने 1974 में एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम है न्यू ह्यूमनिज्म सेमीकोलन ए मैनिफेस्टो। इस बुक का नाम याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, और ये बुक 1947 में पब्लिश हुई थी, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें पूछा गया है द आइडियोलॉजी विच रिवॉल्टेड अगेंस्ट टू प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इज नोन एज। आप देखें प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी के बारे में बात हो रही है, मतलब ऐसी थ्योरी, ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसा राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि उस आइडियोलॉजी का, उस विचारधारा का नाम बताइए जिसने प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी का के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, उसके खिलाफ विद्रोह किया। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, नॉर्मेटिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ पे इस बात की जाती है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, क्या है सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, इससे कोई मतलब नहीं है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली वैल्यूज़ के बारे में बात करती है, मूल्यों के बारे में बात करती है। और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के अगेंस्ट कौन सी थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ बिहेवियरलिज्म, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, डेविड ईस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये बहुत ही फेमस कोट है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, द गवर्नमेंट ऑफ चर्च रेस्ट अपॉन द कंसेंट ऑफ इट्स मेंबर। चर्च की सरकार इसके सदस्यों की सहमति पर आधारित है। ये किसका मतलब, ये किस कह सकते हैं किस घटना का निचोड़ है, क्रक्स है। तो आपने अगर मिडिवल पीरियड की में जो पॉलिटिक्स थी उसको पढ़ा होगा, मध्यकाल का में जो पॉलिटिकल फिलॉसफी उसको पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक काउंसिलियर मूवमेंट देखा होगा जहाँ पे सुधार के बारे में बात होती है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उसी से है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप समझिए कि ये जो चीज़ें बात की जा रही हैं एक काउंसिलियर मूवमेंट के बारे में बात हो रही है बेसिकली यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन को अगर हम देखें, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें लिखा गया है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से, पहले आप देखें, हीगल से एक क्वेश्चन पूछा गया है और कहा गया कि द ओनली रेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द प्रेजेंट स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, हीगल सेज, इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस पे जरा फोकस करिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आजकल एक रील बहुत फेमस हो रही है, ये कैमरा मैन जल्दी से फोकस करिए। तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपका जो फोकस है यहाँ पे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे। एक्चुअली देखिए, आपने अगर हीगल को पढ़ा होगा, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ा होगा, तो आपने थीसिस एंटी, जो उनका कॉन्सेप्ट है जो डायलेक्टिकल मेथड के बारे में वो बात करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। तो वो देखते हैं कि इतिहास मतलब कह सकते हैं कि जिस तरह से इतिहास का विकास हुआ और जो अलग अलग
जो रिजीम्स हैं, जो अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं हीगल। और हीगल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में अगर आप देखेंगे तो थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। जो इसमें थीसिस कौन सा है? एब्सोल्यूटिज्म, इसको हम निरंकुशवाद कह सकते हैं। निरंकुशवाद को थीसिस मानते हैं। और एंटीथीसिस को वो क्या मानते हैं? एंटीथीसिस उनके हिसाब से क्या है? इस ये जो निरंकुशवाद है, इसकी जो एंटीथीसिस है, इसका जो विकल्प है, जिसका जो प्रत्युत्तर है, जो प्रतिवाद है, वो क्या है? वो डेमोक्रेसी है। हीगल के अनुसार अगर देखा जाए तो जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस वो क्या है? वो यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यही जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसको मैं लास्ट कोड में मैं जो है सीएम लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब संवैधानिक राजतंत्र। ओके। तो जैसे कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जब बात करते हैं हीगल कि कौन सी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनके हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, संवैधानिक राजतंत्र है, वो सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये थी, मतलब ये सारी जितनी भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की हमने यहाँ पे बात की, निरंकुशवाद के बारे में, एब्सोल्यूटिज्म और डेमोक्रेसी के बारे में, उसका क्या है कि वो सिंथेसिस, मतलब क्या है कि उसकी एक विकसित अवस्था है, एडवांस स्टेज है, और उसमें इन सारी चीज़ों के जो है एट्रीब्यूट्स हैं, उनके गुण हैं। लेकिन अगेन हम क्या वो बात कर रहे हैं? बट फॉर जर्मन टेम्परामेंट मोनार्कियल एब्सोल्यूटिज्म अलोन इज सुटेबल। परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। आपने अगर हीगल के साथ साथ अगर आपने मैकियावली को भी पढ़ा होगा, तो मैकियावली भी ऐसे ही कुछ बात करते हैं। वो कहते हैं कि वैसे तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे अच्छी सरकार है। लेकिन इटली के लिए जो सबसे बेहतरीन सरकार है, वो कौन सी है? कह सकते हैं कि वो मोनार्की है, वो रूल ऑफ प्रिंस है, वो, हाँ, जो प्रिंस का शासन है। आप देखें उनकी दो किताबें हैं, प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन लिवी। तो लिवी में वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जो थिंकर्स हैं, हीगल की बात करें या मैकियावली की बात करें, इन ये समय काल और परिस्थितियों की, मतलब जैसे कि किसी रिक्वायरमेंट है सिचुएशन की, उसकी के हिसाब से जो है बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हीगल के, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो बी है इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम बात करें, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो है पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है द चेयरमैन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो इसके जो चेयरमैन थे कौन थे? जस्टिस फजल अली थे। ये कमीशन 1953 में बना था, और इसने 1955 में अपनी अनुशंसा, अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अगर आप बात करें फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल की, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज क्लोजर टू फेडरल सिस्टम ऑफ। भारतीय संघीय व्यवस्था उस संघीय राज्य के निकट है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी संघीय व्यवस्था, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, वो किससे मिलता जुलता है? कनाडा से। कनाडा का जो फेडरल मॉडल है, उसको हमने अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर अगेन यहाँ पे देखें, बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेडेड बाई। तो हम जानते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी या प्लानिंग कमीशन, इसके जो अध्यक्ष हैं कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फाइनेंस कमीशन का जो है, जो चेयरमैन होता है, इसको राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में आप देखते हैं कि आर्टिकल 280 में जो है इसके बारे में बात की गई है, प्लानिंग फाइनेंस कमीशन के बारे में। और इसमें बताया गया है कि इसके जो मेंबर्स होंगे, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। और अगेन क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया इज नॉट बेस्ट। हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ
सिस्टम होता है, किसी का भी हो, अगर कहीं भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहाँ पे क्या कि सेपरेशन ऑफ पावर होगा, मतलब सॉरी, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, वही क्या है कि वही पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायिका यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होते। इंडिया में हम देखें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, या ब्रिटेन में देखें, जहाँ जहाँ संसदीय गवर्नमेंट होती है, जहाँ जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर होता है, ना कि सेपरेशन। और यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बात हो रही है, इम्पीचमेंट के बारे में। तो आर्टिकल 56 और 61 में जो है इम्पीचमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है संविधान के। और अगेन क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को देखिए, ये क्वेश्चन आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप जानते हैं कि 1976 में जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से जो है सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। और इमरजेंसी के दौरान ही इस जो है संशोधन को लाया गया था। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि जो लोकसभा है, क्वेश्चन नंबर 18 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कार्यकाल को बढ़ा करके 5 से 6 साल कर दिया था। किसने कर दिया था? इंदिरा गांधी ने कर दिया था। तो यहाँ पे 42nd यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 42वां संवैधानिक संशोधन आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अगर पूछा जा रहा है यहाँ पे, द मिनिस्टर इन स्टेट्स कुड बी प्रोसिक्यूटेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ। आमतौर पे आप देखें जब भी किसी राज्य में किसी मंत्री के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है मुकदमा चलाना होता है, तो वहाँ का जो गवर्नर है उसकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। उसके अप्रूवल के बगैर किसी मिनिस्टर के ऊपर या सीएम के ऊपर में जो है मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन में जो है आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन आप देखिए पूछा जा रहा है कि सोशली द मोस्ट एडवांस्ड स्टेट इन इंडिया, सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन सा है इंडिया में? तो हम जानते हैं कि केरल जो है, केरला, वो इंडिया का सबसे उन्नत राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। आपने हैरोल्ड ऑसवेल का नाम सुना होगा, और उनकी बुक का जो टाइटल, उनकी बुक है पॉलिटिक्स। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा पॉलिटिक्स, लेकिन इस पॉलिटिक्स के बाद एक सेमी कॉलन है, उसके बाद फिर यही चीज़ें लिखी हुई हैं, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। उन्होंने एक किताब लिखी है, हाँ, जिसका नाम है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। और इस बुक के अंदर जो है वो बताते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो इलिट्स होते हैं, जो अभिजन होते हैं, वो कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है द सिस्टम थ्योरी केम इनटू सोशल साइंस। जो सिस्टम थ्योरी है, जो सामाजिक जो जो व्यवस्था सिद्धांत है, सिस्टम थ्योरी है, वो सोशल साइंस में कैसे आया? तो हम जानते हैं कि बर्टलेन्फी ने जो है सबसे पहले जो है सिस्टम थ्योरी को जो है जो है बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था। और बायोलॉजी, एक मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी आप ज़िंदगी में फेल नहीं होंगे। और इसका कोड याद रखिए, BASP, पोल पब, ओके, ये कोड है BASP पोल पब, ओके। बायोलॉजी, ओके, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो सिस्टम थ्योरी थी, सबसे पहले इसको बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया था बर्टलेन्फी के माध्यम से। और फिर हम देखते हैं कि इसको फिर एंथ्रोपोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया गया, नृ शास्त्र में जिसको बोलते हैं, फिर समाज शास्त्र में, फिर मनोविज्ञान में, और आखिर में जो है पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 23 की बात करें, यहाँ पे पूछा गया कि द ओल्डेस्ट चैम्बर इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट चैम्बर कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड है। सुपर इजी क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जून 2023 में रिपीट हुआ है। और इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको
अगर इस कॉन्सेप्ट से दोबारा कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर सकें। आपने जब भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा या फिर आप देखें जो क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो राजनीतिक विकास के संकट के बारे में जब बात होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में किसने इंट्रोड्यूस किया? लुसियन पाई ने। और लुसियन पाई ने 1965 में एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने एक बुक लिखी थी, आप नोट कर लीजिए, 1965 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। स्क्रीन पे चीज़ें नहीं दिख रही हैं, नेट का थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इस वजह से नहीं दिख रही हैं, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ सही है। उन्होंने 1965 में एक बुक लिखी थी, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने एक बुक लिखी थी और इसी बुक में उन्होंने क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को, राजनीतिक विकास के संकट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और वो टोटल छः तरीके के राजनीतिक विकास के संकट के बारे में बात करते हैं। और उसके लिए भी मैंने एक कोड वर्ड डेवलप किया है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से, बहुत आसानी से आज तक राजनीतिक विकास से जो के संकट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक्चुअली क्या है कि जो है इंटरनेट कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई नहीं, हम इसको कवर करेंगे। और मैंने चीज़ों को आपकी सहूलियत के लिए ऐड कर लिया है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर लिया, ताकि मैं उसको जब एक्सप्लेन करूँ तो वो चीज़ें आपको दिखाई दें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया पॉलिटिकल कल्चर, यहाँ पे आप देखिए पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम से इन्होंने एक बुक लिखी है लुसियन पाई ने। और ये बेसिकली 6 टाइप के क्राइसिस के बारे में बात करते हैं, 6 प्रकार के राजनीतिक विकास के संकट के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन से हैं? ILP कोड इसका है, ILP एंड PID। आइडेंटिटी क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, पेनिट्रेशन क्राइसिस, पार्टिसिपेशन क्राइसिस, इंटीग्रेशन, और छठवां जो है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहचान, वैधता, भेदन, सहभागिता, एकीकरण और वितरण, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं। एक्चुअली हिंदी काफ़ी जो है जटिल होती है और इसका अलग हर बार देखिए जो ट्रांसलेशन करता है कमीशन आयोग, उसका अलग तरीके से करता है। देखिए जैसे पहचान, वैधता, सहभागिता, ये तो ठीक है। तो देखिए इसमें 3 है ना, पार्टिसिपेशन, लेजिटिमेसी और आइडेंटिटी। ये जो ऑप्शन 3 आप देख रहे हैं ये नहीं होगा, ये इसको एलिमिनेट हम कर देंगे। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 कहाँ पे है? 1, 3 एंड 4। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अगेन क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 को अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है कि जो पाश्चात्य संविधानवाद है, जो संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा है, उसके क्या गुण, उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं है। तो आइडियोलॉजी को हम के बारे में वहाँ पे बात नहीं होती, वहाँ पे बात होती है रूल ऑफ लॉ के बारे में, विधि के शासन के बारे में बात होती है। वहाँ बात होती है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में, प्रतिनिधि संस्थाओं के बारे में, और स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे सेकेंड जो है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इलिट 3 से क्वेश्चन है और इस बार भी देखें 2023 में इलिट 3 से क्वेश्चन था। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्लेटो से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्ड गवर्निंग इलिट्स, जो शासक वर्ग है वो क्या करता है? बाय मिक्सचर ऑफ फोर्स, शक्ति का प्रयोग करके, और कनिंग, चालाकी का प्रयोग करके। मतलब क्या है शक्ति का? मतलब हम कह सकते हैं लायन, ऐसे मैकियावली ने भी बात की ना लायन और फॉक्स के बारे में। तो मतलब क्या है कि जो शासक वर्ग है वो शक्ति का प्रयोग करके और चालाकी का प्रयोग करके जो है शासन करता है, ये प्लेटो का कहना है। और ये जो इनकी विचारधारा है, जो इनके सिद्धांत है, वो मैकियावली के विचार से मिलते जुलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटो के जो विचार हैं, अभिजनवादी जो विचार हैं, वो किससे मैच खाते हैं? तो जो है मैकियावली से मैच खाते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिएगा, स्पेक्यूलेटर
यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जाम में, स्किपुलेटर, स्पेक्यूलेटर एंड रेंटियर्स, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए मिक्स पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कौन सी ऐसी सरकार, कौन सा ऐसा देश है जहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की शासन प्रणालियों का मिश्रण है। तो ये तो हम जानते हैं, सुपर जी क्वेश्चन, ये फ्रांस है, ऑप्शन जो डी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो क्लासिफिकेशन किया है, कैसे क्लासिफिकेशन, या थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन किया है, कैसा, सिंगल पार्टी, टू पार्टी एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा, जीन ब्लैंडोल ने जो है इस क्लासिफिकेशन को किया है। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ईच स्टेट, किस देश के में जो है हर एक राज्य के लिए अलग अलग संविधान है। वहाँ पे जितने भी राज्य, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बी है करेक्ट, हम जानते हैं कि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, तो हर एक राज्य का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलावा जो है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सभी राज्यों पर एक समान लागू होता है। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, यहाँ पे लिखा गया है अंडर अंडर आर्टिकल 312 of the Indian Constitution, the Rajya Sabha can create all India services in national interest। राष्ट्र हित में जो है राज्य सभा क्या कर सकती है, अनुच्छेद 12 के तहत क्या है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है, उसका निर्माण कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है अगर आप संविधान के आर्टिकल को देखेंगे। फिर उसमें क्या पूछा, क्या देखिए जो रीज़न दिया गया है इसमें, इसमें रीज़न ये दिया गया है कि द राज्यसभा इज बेटर प्लेस टू डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट, राज्यसभा जो है राष्ट्रीय हित को जो है डिफाइन करने के लिए सबसे बेहतरीन स्थान है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जो इस बात को अपने राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और उस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि स्टेट्स के लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। स्पेशली देखिए एक्चुअली क्या है कि जो आर्टिकल 312 है जिसमें कह सकते हैं कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करती है, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये एक्सक्लूसिव पावर है, ये राज्यसभा का एक्सक्लूसिव पावर है। ये पावर जो है राज्यसभा लोकसभा को नहीं दिया गया है। जब भी अगर किसी अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना होगा तो उस केस में जो है राज्यसभा जो है पहल करेगी और आर्टिकल 312 के तहत जो है उस से संबंधित जो प्रावधान होंगे, जो बिल होंगे उसको इंट्रोड्यूस करेगी। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें हम, द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जो शक्ति संतुलन की अगर हम बात करें, बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो उसका क्या उद्देश्य है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो क्या करता है, वो स्टेटस को बनाए रखता है, बनाए रखने के लिए मतलब क्या कि जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, तो वो यही नहीं चाहते हैं कि कोई एक देश, जैसे मान लीजिए 4 राज्य हैं या 50 राज्य हैं, 100 राज्य हैं, तो कोई राज्य ये नहीं चाहता, वो चाहते कि जैसी स्थिति बनी है वैसी ही बनी रहे, इसमें कोई फेरबदल ना हो, कोई बहुत अधिक शक्तिशाली ना हो जाए। और जैसे ही कोई कोई एक राज्य अधिक शक्ति हासिल करने के लिए कोशिश करता है तो राज्य फिर क्या है कि अपने नए जो है वो इक्वेशन, नए समीकरण बैठाना शुरू करते हैं, वो नए नए गुट बनाना शुरू कर देते हैं और उसी के हिसाब से फिर जो है वो लोगों को उस कंट्री को जो है काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पावर है उसका मकसद ये है कि वो यथास्थिति को बनाए, जो यथापूर्व स्थिति उसको बनाए रखता है। और ये देखिए एजेंडा फॉर पीस, ये क्वेश्चन मोर देन 10 टाइम्स जो रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया कि एजेंडा फॉर पीस का ये जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, इसको कौन लेकर के आया था और कहाँ लेकर के। तो ये जो एजेंडा फॉर पीस का जो प्रपोजल है इसको 1992 में 1992 में
आपने बुतरस घाली का नाम सुना होगा, बुतरस घाली। ये यूएनओ के महान जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इन्होंने एजेंडा फॉर पीस को जो है इंट्रोड्यूस किया था। और एजेंडा फॉर पीस में 3 चीज़ें इंक्लूड हैं। कौन-कौन सी चीज़ें हैं, नोट डाउन कर लीजिए। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, दूसरा पीस मेकिंग और तीसरा पीस कीपिंग। प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी, पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग, ये इस क्रम को याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, इसमें पूछा गया है द ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ नेचर इज प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। द ऑब्जेक्टिव लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का वस्तुपरक कानून, इज ए प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म इनंसिएटेड बाय। तो हम जानते हैं जो यथार्थवादी सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1948 में अपनी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में हांस जे मार्गेंथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत को, रियलिस्टिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें कितनी थ्योरीज हैं? टोटल 6 थ्योरीज हैं। और जो उसमें पहली थ्योरी है वो क्या कहती है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। जो वस्तुपरक कानून है उसके जरिए से वो संचालित होती है। विच हैव रूट्स, जिसकी जो जड़ें हैं किसमें हैं? इन ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव में। तो जो राजनीति की जो जड़ें हैं वो किसमें है? मानव स्वभाव में, उसका आर्ग्यूमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो गया है। अभी जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें ट्रेडिंग स्टेट का कॉन्सेप्ट कई बार देखिए आपके सामने आ चुका है। और मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि जो ट्रेडिंग स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको कौन लेकर के आया था? रोज क्रेन्स लेकर के आए थे। और इन्होंने जो है 1986 में 1986 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट। द राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट, इसी बुक के अंदर उन्होंने ट्रेडिंग स्टेट की थ्योरी को, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था। और अगर बात करें यथार्थवाद की, तो जो यथार्थवाद है, जो मीनिंग ऑफ रियलिज्म है, क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो यथार्थवाद के मूल में क्या है? यथार्थवाद के, रियलिज्म के जो कोर में क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। हम जानते हैं कि जो यथार्थवादी जो राजनीति है वो अपने राष्ट्रीय हितों को देख करके, कोई भी जो देश है अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या वो करता है, इंटरनेशनल स्फीयर में, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके कोई भी पॉलिसी, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कदम उठाता है। वो जो भी कुछ करता है उसका एक ही मकसद होता है कि उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने राष्ट्रीय हित को इंश्योर करना है। और क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, आइडियलिज्म। ये देखिए दोनों एक दूसरे की विरोधी विचारधाराएं हैं। आइडियलिज्म किसका अपोजिट है? रियलिज्म का। और आइडियलिज्म की बात करें, वुड्रो विल्सन को आप तो जानते होंगे, वुड्रो विल्सन को। तो ये वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोनेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं आदर्शवाद के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और इसमें आइडियलिज्म में क्या होता है? सुपरमेसी ऑफ इथिक्स। इथिक्स का मतलब क्या? नैतिकता। नैतिकता की प्रधानता के बारे में बात करते हैं। मतलब वो मूल्यपरक राजनीति की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी जो राज्य है उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? मूल्यपरक होना चाहिए, नियम और कायदे से चलना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वास्तविकता ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है नियम, कायदे, कानून कुछ मायने नहीं रखते हैं। अभी आप देखिए यूक्रेन, पिछले 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है और रसिया देखें, रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक किया जा रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो P5 कंट्रीज़ में से एक है। यूएनओ में जब भी कोई रिज़ॉल्यूशन उसके खिलाफ आता है तो वो वीटो कर देता है। और अगेन देखिए ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये देखिए एक क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट क्या है? ग्लोबलाइजेशन हैज़ अंडरमाइंड द रिलेवेंस ऑफ नेशन स्टेट। जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है उसको वैश्वीकरण ने जो है क्या कर दिया है? अंडरमाइन कर दिया है। उसको क्या कर दिया? संकुचित कर दिया, सीमित कर दिया है, उसकी दुर्बल कर दिया है। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो आप देखें, जो जो ऐसी कंपनियां हैं जो अलग अलग राज्यों में मतलब अलग अलग देशों में काम करती है, जैसे कि आप देखें फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद जितनी भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो राज्य की जो संप्रभुता है उसको कहीं ना कहीं सीमित करती हैं। और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा दौर है, अब देखें 1990s के दौर के बाद से आप देखें, एक ऐसा दौर है जहाँ पे देखें जो राज्यों की पकड़ थी उनकी अर्थव्यवस्था पे। जब एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसने राज्यों की जो पकड़ थी उनकी इकोनॉमी पे, उनकी अर्थव्यवस्था पे, उनके लेन देन पे पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, नो नेशन स्टेट इज स्टिल रिलेवेंट। नहीं, आज भी जो है जो राष्ट्र राज्य है, नेशन स्टेट हैं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। नो नेशन स्टेट इज स्टिल रिलेवेंट एज नेशनलिज्म कंटिन्यूज टू बी ए पोटेंट फोर्स। आज भी देखिए जो राष्ट्रवाद है, खासतौर पे राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें, जो विकासशील देश हैं, दुनिया में तो अधिकतर जो देश हैं वो विकासशील देश है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और वहाँ पे देखें जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही डोमिनेंट है। आज भी इंडिया के केस में हम देखें, एक बार फिर से नेशनलिज्म रिवाइव हो रहा है, और अलग अलग कंट्रीज में देखें फिर से रिवाइव हो रहा है नेशनलिज्म। तो ये भी चीज़ें जो है, जो राष्ट्रवाद है वो भी प्रासंगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन नंबर 37 में, ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करिए तो सुपर इजी क्वेश्चन है। 1986 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में राजीव गांधी ने जो है, और राजीव गांधी के मतलब इंडिया ने हम कह सकते हैं, एक प्रपोजल पेश किया था। इसमें कितने कंट्रीज थे? 6 कंट्रीज शामिल थी। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, आप नोट लीजिए, अर्जेंटीना, ग्रीस, इंडिया, मैक्सिको, स्वीडन और तंजानिया, ये 6 कंट्रीज थी। और इन्होंने एक प्रपोजल दिया था डिसआर्मामेंट के लिए। और मोरारजी देसाई को आप जानते ही हैं, जब 1977 में जो है आपातकाल के बाद जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट के बारे में बात की। और हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में 1998 में क्या हुआ था, पोखरण 2 का एक्सपेरिमेंट हुआ था, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था इंडिया ने सक्सेसफुल। तो इस तरीके से देखें, और लुक ईस्ट पॉलिसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? मोरारजी देसाई ने। तो एक को हमने किसी मैच कर दिया थर्ड से, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन आप देखें क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंसेस के नाम दिए गए और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हैं, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस टाइम में जो है आप देखें, जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट थे, और चर्चिल थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे, और स्टालिन थे। ये सब जो नेता थे, ये बैठ करके आपस में बात करते थे कि कैसे जो है चीज़ों को आगे हैंडल करना है। और बाद में फिर जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी का बंटवारा हो गया, 2 टुकड़ों में जर्मनी को बांट दिया गया। और उसके बाद में आप देखते हैं कि विश्व युद्ध के बाद देखते हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या है कि जो यूरोप में काफ़ी बड़े पैमाने पे बर्बादी और तबाही होती है, तो कैसे एक बार फिर से यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करना है, इसके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे। और इसको बेसिकली क्या कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से बेसिकली ये सारे जो कॉन्फ्रेंस थे वो रिलेटेड है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि वहाँ क्या क्या चीज़ें जो है करेक्ट होंगी। सबसे पहले आप समझिए कि 1943 में जो है जो तेहरान कॉन्फ्रेंस है वो 1943 में हुआ था। याल्टा कॉन्फ्रेंस की बात करिए फरवरी में, फेब में 1944 में हुआ था। और अगर हम बात करें पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस की, ये जुलाई में हुआ था, जुलाई 1945 में। तो देखिए दोनों जो कॉन्फ्रेंस है 45 ये फरवरी में हुआ था और ये जुलाई में। और आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में जो है पेरिस, मतलब सैन फ्रांसिस्को में, आप जानते हैं कि ये जो है सैन फ्रांसिस्को जो पीस ट्रीटी हुई थी 1951 में आई थिंक हुई थी ये। तो ये आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो ए है करेक्ट हो जाए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसमें चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी जो मेरा कोल्ड वार के जो मैंने नोट्स ग्रुप में शेयर किए हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इनके बारे में लिखा है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 40 में, यहाँ पे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभी तक हुए हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना है कि पहले कौन हुआ उसके बाद कौन, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो एक चीज़, एक कोड दिया रखिए TDU, मतलब नॉर्वे की जो ट्रिगवेली है वो पहले, फिर डॉग हैमरस्कोल्ड, फिर यूथ हॉन्ट, फिर लास्ट में TDUKP
पुर्तवाल्दीन और पेरेज दे क्वेर, और फिर बीकेबी का क्या, ये ये जो बुतरस घाली थे जो 1992 में बने थे जनरल सेक्रेटरी, और इन्होंने ही तो एजेंडा ऑफ पीस को इंट्रोड्यूस किया था। अभी हमने आपने देखा एजेंडा ऑफ पीस की बात कर रहे थे ये। फिर कोफी अन्नान और लास्ट में बान की मून। और अभी इस वक्त जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं 9वें नंबर पे जो बने हैं, पुर्तगाल के ये नागरिक हैं एंटोनियो, आपने नाम सुना होगा एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस इस वक्त जो है मौजूदा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है क्या है वो महासचिव हैं, और ये 2017 में बने हैं और अभी तक बनेंगे। ये अपना दौर कार्यकाल पूरा करेंगे। और अगेन हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन एक विषय के रूप में कहाँ पे विकसित हुआ था, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, अमेरिका में विकसित हुआ था एक डिसिप्लिन के रूप में, एक विषय के रूप में। और फिर यहाँ पे देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रोच की बात हो रही है कि सबसे जो प्राचीनतम अप्रोच है, ओल्डेस्ट अप्रोच है, वो कौन सा है। तो ओल्डेस्ट अप्रोच जो है वो फिलोसफिकल अप्रोच है। ऑप्शन ऑप्शन जो बी है इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो सबसे प्राचीन है। और फिर अगेन हम यहाँ पे हम बात करें हु अमंग द फॉलोइंग मेक्स ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, वो कौन सा ऐसा थिंकर है जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में के बीच में फ़र्क करता है। तो आप ये देखिए जितने भी थिंकर्स हैं, प्रशासनिक जो चिंतक हैं, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं, जो प्रशासन के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, वो आम तौर पर उनका ये मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं होता है। और पॉल एप्पलबी का आपने नाम सुना होगा, ये जो है इनका मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्यों, देखिए लोक प्रशासन क्या है, पब्लिक अफेयर से डील कर रहा है, वहाँ पे क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदेही है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, द फर्स्ट बुक ऑन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नवीन लोक प्रशासन या नव लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक किसने लिखी है, फ्रैंक मैर्नी ने। इनकी बुक का ही नाम है टूवर्ड्स 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 क्या नाम है, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये बुक 1971 में पब्लिश हुई थी, इसको याद रखिए, टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, तो हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट को किसने कंडक्ट किया था, हम जानते हैं हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट को किसने कंडक्ट किया था, एल्टन मेयो ने कंडक्ट किया था। और हॉथोर्न एक्सपेरिमेंट की बात करें, इसके ज़रिए से फिर हम दे देखते हैं जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है उसको इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिकल पब्लिक एड में। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, जहाँ पे वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बात हो रही है, तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है इसमें देखें कि कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो ये वो इनफॉर्मल ग्रुप फंक्शनिंग के बारे में बात नहीं करता है। इनफॉर्मल ग्रुप फंक्शनिंग की बात किसमें होती है, ह्यूमन रिलेशन थियरी में बात होती है। और क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करें, 47 क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कि हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड स्टाफ, किसने जो स्टाफ है उसको क्लासीफाई किया तीन कैटेगरीज में, जनरल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ और ऑक्सिलरी स्टाफ, जो सहायक जिसको हम कहते हैं, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो ये जो स्टाफ का वर्गीकरण किया तीन कैटेगरीज में, वो फिफ्नर एंड प्रेस्थस ने किया। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप थ्रू ए नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 48 इज कॉल्ड, जहाँ पे सबॉर्डिनेट होते हैं और सुपीरियर होते हैं, और वहाँ पे क्या है एक रिलेशन होता है इनके बीच में, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, जिसको पदसोपान ही तो बोलते हैं, हायरार्की ही तो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, इन डेमोक्रेसी ए सिविल सर्वेंट मस्ट बी कमिटेड, एक लोकतंत्र में जो लोक सेवक है उसको प्रतिबद्ध होना चाहिए किसके प्रति, संविधान के गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो लक्ष्य है उसके प्रति, बिल्कुल सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो लोक नीति है उसको लागू करने के लिए, और कॉमन गुड, जो जनता की भलाई के लिए। ये जो ऑप्शन 4 है आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, ये नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक जो लोक सेवक है वो किसी भी पार्टी की विचारधारा को लागू नहीं करेगा। अगर करता है तो उसको बोलेंगे कि ये जो नौकरशाही है वो प्रतिबद्ध नौकरशाही है। और ये जो हमारा आखिरी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 50,
एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगा, बस 2 मिनट में मैं क्लास को फिनिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 में चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, इसको हिंदी में प्रतिबद्ध नौकरशाही कहते हैं। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रतिबद्ध नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, जो प्रतिबद्ध नौकरशाही का जो कॉन्सेप्ट है, उसको इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन मैक्स वेबर से पूछा गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैक्स वेबर्स थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी इंक्लूड। जो मैक्स वेबर का थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन सा है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक सत्ता, करिज्मेटिक अथॉरिटी, चमत्कारिक सत्ता, और लीगल एंड रैशनल अथॉरिटी। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी के स्थान पे कभी कभी पैट्रीमोनियल अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन पैट्रीमोनियल मतलब पैतृक, ठीक है ना, पैतृक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका जो है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट गाइस, वी आर डन फॉर टुडे। और हम अगले सेशन में जो है 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम स्किप करेंगे। अब जो है आगे से हम जो है पीछे की तरफ चलेंगे। हम अगले सेशन में 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।